राष्ट्रपति आईएएस की तरफ से हरियाणा पीसीएस के पीवाईक्यूज की सीरीज का ये इकोनॉमिक्स पार्ट है। हम आज इकोनॉमिक्स के 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, बिफोर द इंसेप्शन ऑफ 5-year प्लान विच वन ऑफ द प्लान्स वर इन एग्जिस्टेंस। 5-year प्लानिंग क्या थी? अगर आपने थोड़ी सी भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन ना बच्चों का खेल है। 5-year प्लानिंग 1951 में जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हमने बनाया था एक प्लानिंग कमीशन। वो प्लानिंग कमीशन हर 5 साल में 5-year प्लान बनाता था, जिससे हमारे भारत का गोल डिसाइड होता था कि इस साल हमारे क्या गोल्स रहेंगे, हमें किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी भारत के लिए। और आप राष्ट्रपति आईएएस का कोर्स लेंगे तो हम 5-year प्लान्स पे बहुत ज़्यादा बल देंगे। 5-year प्लानिंग में कि पहले आज़ादी के टाइम पे कौन कौन से ऐसे प्लान थे जो एग्जिस्टेंस में थे। पहला प्लान था सर्वोदय प्लान। ये सर्वोदय प्लान 1950 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर ने दिया था, जिनका नाम था जेपी नारायण। आपने नाम तो सुना ही होगा, जयप्रकाश नारायण। ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स और विनोबा भावे के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और इनका कहना था कि हमें ना यूनिवर्सल अपलिफ्ट, यानी सारे लोगों के अपलिफ्ट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और ये हम करेंगे कैसे? ये हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। जैसा आज हम पंचायतों में देखते हैं ना, ये उसी तरीके की प्लानिंग की बात कर रहे थे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन विलेज सेंट्रिक होना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। ये था सर्वोदय प्लान। दूसरा प्लान था बम्बई प्लान। ये बम्बई प्लान आया था 1944 में। 1944 का बम्बई प्लान किसने दिया था, ये ना आपको याद रखना है। बम्बई में कौन लोग रहते हैं? बम्बई में इंडस्ट्रीज़ हैं, बम्बई में ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। ये दिया था जीआरडी टाटा और जीडी बिरला ने, इसीलिए इसे टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। टाटा बिरला प्लान जो है, इसका काम था कि हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है ना, वो कैपिटलिस्टिक दिखना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए और हमें लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। और इसके लिए करना क्या है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बम्बई प्लान ने कही थी कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? एक इंसान की जितनी इनकम है, इसे हमें 15 साल के अंदर अंदर दुगनी करनी है। ये बम्बई प्लान का मीनिंग था, तो इसका आंसर हो जाता है सी। अब दूसरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जिसने ये डिसाइड किया है कि रेपो रेट को इंक्रीज करना चाहिए 40 बेस पॉइंट पे। ये कब डिसाइड किया था इन्होंने? मई 2022 में। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेपो रेट के इंक्रीज होने पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। रेपो रेट के रिड्यूस होने पे इंडस्ट्रीज जो हैं, दे गेट लोन्स एट हायर रेट फ्रॉम द लेंडर्स। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए इकोनॉमी में आरबीआई जो है रेपो रेट इंक्रीज कर देता है, ताकि बैंकों को बोरोइंग करने में आसानी हो। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बहुत ही आसान सी चीज़ है। क्या है वो? रेपो रेट में लेंडर कौन होता है? रेपो रेट में पैसा दे रहा होता है आरबीआई। वहीं रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो लेंडर कौन होता है? कमर्शियल बैंक्स। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का आसानी से मतलब होता है महंगाई। ठीक है, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गई। रेपो रेट में पैसा कौन दे रहा है? रेपो रेट में पैसा दे रहा है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स को। ठीक है, हमने रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। ठीक है, बैंक जो पैसा लेने जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे, उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो बैंक्स कम पैसा ले पाएंगे। बैंक्स कम पैसा ले पाएंगे तो बैंक्स कम पैसा दे पाएंगे। इन्फ्लेशन का एक मतलब ये भी होता है कि मार्केट में कितना पैसा है। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, ये मार्केट से पैसा उठाने की पॉलिसी होती है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, रेपो रेट को इंक्रीज कर दो। बैंक जो है लोन ले नहीं पाएंगे, बैंक लोन ले नहीं पाएंगे तो बैंक पैसा दे नहीं पाएंगे आम आदमी को। पैसा जो है मार्केट से अपने आप कम हो जाएगा। तो फर्स्ट एकदम सही स्टेटमेंट है। With increase in repo rate, cost of borrowing money increases. रेपो रेट के इंक्रीज होने पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको, हमेशा याद रखिए ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जहाँ पे भी टर्म आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैंकों को कितना कॉस्ट पड़ रहा है पैसा उठाने में।
बैंक कहाँ जाता है पैसा उठाने? आरबीआई के पास जाता है जी। अगर आरबीआई के पास जा रहा है और रेपो रेट इंक्रीज हो गई तो आरबीआई जो है वो महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है मेरे दोस्त। तो ऑफकोर्स रेपो रेट के इंक्रीज होते के साथ ही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी। हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब तीसरे पे चलते हैं। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, रेपो रेट कम कर दी। इंडस्ट्री गेट लोन एट हायर रेट्स फ्रॉम द लेंडर। लेंडर कौन है? बैंक। क्यों? अभी मैंने आपको बताया रेपो रेट इंक्रीज होने पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी ना, किसी की भी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, चाहे बैंक्स की हो, चाहे किसी की भी हो। लेकिन रेपो रेट कम हो गया तो बैंक को कम पैसे पे पैसा मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा, तो वो कम इंटरेस्ट पे पैसा देगा भी तो सही। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूँ, आप बैंक हैं, ठीक है, और आपका दोस्त जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर मैं आपको कम दरों पे पैसा दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको कम दरों पे पैसा दे रही हूँ, तो आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कम दरों पे पैसा दोगे ना। थर्ड एकदम गलत स्टेटमेंट है। चौथा देखते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब मार्केट में, ठीक है, आपके शहरों की मार्केट में, मेरे शहर के मार्केट में, किसी भी मार्केट में कितना पैसा है, वो मनी सप्लाई है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है टू इनकरेज बैंक्स फॉर बोरोइंग फंड्स। अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो बैंक जो है क्या ज़्यादा दरों पे पैसा ले लेंगे? रेपो रेट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, रेपो रेट का मतलब वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, पैसा देता है। अगर वो रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या आम बैंक आरबीआई के पास पैसा लेने जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा जी। जब वो नहीं जाएगा तो कैसे इनकरेज कर रहा है आरबीआई बैंक्स को पैसा लेने के लिए? बिल्कुल नहीं कर रहा जी। तो आंसर क्या हो गया? 1 और 2। देखो इतना आसान कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन हमारा एकदम सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का है, 95th क्वेश्चन। टॉप 3 कमोडिटीज़ बाय परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब जो हमारा माल देश दुनिया में जा रहा है, इम्पोर्ट मतलब जो हम दूसरी देशों से माल खरीद रहे हैं, जिसमें ऑयल आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑयल हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडिया में जो है हम अपनी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतना ऑयल नहीं है। यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स, ये हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये तीनों चीज़ें हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम $400 बिलियन की बात कर रहे हैं इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ की। तो ये तीनों चीज़ें टॉप 3 कमोडिटीज़ हैं बाय परसेंटेज, ओके। और इसी के लिए गवर्नमेंट जो है वो पुश करती रहती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। ये जो है आंकड़े हमारे बजट और इको सर्वे से पता चलते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमें क्या लगता है 2026 में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? 2026 के लिए हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेटा पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किसके क्या प्रोजेक्शंस हैं, मोटा मोटा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको नंबर्स याद करने हैं, हमें प्रोजेक्शंस पता होने चाहिए। हमें करंट अफेयर्स में अब क्या पढ़ना है कहीं इसमें कुछ उछाल तो नहीं हुआ है? कहीं कोई ऐसी कंट्री जिसके हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टर्म्स हैं उसमें रैंकिंग में चेंज तो नहीं आया है? अगर ये चेंज आया है तो हरियाणा पीसीएस के उसके क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी एकदम डबल हो गई है। और यहाँ पे आपको राष्ट्रपति आईएएस हेल्प कर सकता है ये वाले क्वेश्चन स्पॉट फिक्स करने में। इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी राह आसान हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स का फेवरेट क्वेश्चन है। GDP at market price is the market value of all final goods and services produced within the geographical boundary of a country। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का क्या मतलब है? ये हमारा देश है, ठीक है, भारत। इसकी बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ हर प्रोडक्ट GDP के अंदर आता है। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़। एक महिला आई स्पेन से, ठीक है, उसने अपना कारोबार स्थापित किया, मान लीजिए केरला में, ठीक है, और वो कुछ कुछ अपने प्रोडक्ट्स बनाने लग गई। तो ये प्रोडक्ट भारत की GDP में ऐड होंगे, ये याद रखना है हमें। भारत की बाउंड्री में प्रोड्यूस हुआ हर चीज़ जो है वो GDP में कैलकुलेट होगा। मेरा जो भाई है, मेरा छोटा भाई US में काम करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वो वहाँ पे कुछ जो भी चीज़ें बनाएगा वो इंडिया की GDP में काउंट नहीं होगा, वो US की GDP में काउंट होगा, लेकिन वो नागरिक तो इंडिया का है ना। ये याद रखना है हमें, यहाँ पे डेफिनेशन याद रखनी है।
अब आपसे बोला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, हमेशा याद रखिए, जितनी भी टैक्सेस हम लगा रहे हैं वो याद हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और जो सब्सिडी आपकी सरकार ने आपको दी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक इंडस्ट्री बनाई, ठीक है, उसके लिए लैंड जो आपको मिली ना, वो स्कीम में मिल गई रेरा के। क्यों? क्योंकि आप एमएसएमई की एक इंडस्ट्री जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। आप पे टैक्स माफ़ हो गया 6 महीने के लिए, क्योंकि आपने इंडस्ट्री लगा दी। बहुत सारे इंसेंटिव जो है वो सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट को देती रहती है। तो ये जो सब्सिडीज़ होती हैं, ये जो सब्सिडीज़ आपको मिली हैं सरकार की तरफ से, ये माइनस हो जाती है मार्केट प्राइस में, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये ऐड हो जाते हैं। तो इट इंक्लूड ऑल द प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है, और सब्सिडीज़ एक्सक्लूड हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में कितना गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है किससे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। तो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हमारी जोग्राफिकल एरिया में जो प्रोड्यूस हुए हैं वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, एकदम करेक्ट है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, वेलफेयर में नॉट इंक्रीज एज अ कॉन्सिक्वेंस। हम वेलफेयर की क्या बात कर रहे हैं? हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि हमारा जो गरीब तबका है उसके पर कैपिटा इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, कि 100 MNCs मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे देश की नहीं है, ठीक है, वही हमारे जीडीपी के बढ़ने का कारण है। तो क्या इससे हमारे नागरिकों की इनकम बढ़ी? नहीं। तो क्या वेलफेयर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है जीडीपी के बढ़ने का? नहीं। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तीसरा, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई ये नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है। अभी तो हमने जीडीपी पढ़ा कि सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे देश में पैदा हो रहे हैं उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइसेस पे काउंट होता है। करंट प्राइस क्या हो गया अब भैया ये, ठीक है। करंट प्राइस ये हो गया, जैसे आप सबने सोना सुना होगा, है ना, आप सबके पास गोल्ड होगा, किसी ने रिंग पहन रखी होगी, चेन पहन रखी होगी, आपकी मदर ने पहन रखी होगी। ये सोना जो है आज से 10 साल पहले कितने का था? आपकी मम्मी से आप पूछोगे तो वो कहेंगे 32 रुपये तौले का था। आज की प्राइस क्या है? आज 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये महंगाई हो गई। लेकिन करंट प्राइस क्या है इसका, सोने का? ये तो 1.5 लाख ही है ना। तो जब हम करंट प्राइस पे काउंट करते हैं, ठीक है, महंगाई पे नहीं, करंट प्राइस पे काउंट करते हैं, ठीक है, बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए, ठीक है, उसी प्राइस पे हम काउंट कर लेते हैं। आपको क्या लगेगा कि 1.5 लाख रुपए का हो गया, वाह वाह, सोने की दाम बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सोने की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन इससे क्या हमें फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा जी, ठीक है। ऐसा सोने में क्या वैल्यू ऐड हो गई है जो सोने की कीमत बढ़ गई है? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, कि एक 10 रुपये का पेन अगर अगले साल 12 रुपये का हो गया तो ये इन्फ्लेशन के कारण हुआ है ना, और इसे हम नॉमिनल जीडीपी में काउंट करेंगे। लेकिन रियल जीडीपी क्या होती है? जब हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं उससे, ठीक है, कि ये जो इंक्रीज हुआ है हमारे यहाँ पेन बनना बढ़ नहीं गए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन के कारण ये जो 10 रुपये का पेन था ये 12 रुपये का हो गया है, ठीक है। पहले जो मकान आपको 10,000 रुपये में मिल जाता था, महंगाई के कारण अब वो 12,000 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया है रियल जीडीपी। और इसको काउंट करने के लिए हमने, यानी ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जैसी एजेंसी जो है, इसको काउंट करती हैं और इसको हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का मतलब क्या है? क्या चेंज हो रहा है आखिर हमारी जीडीपी में, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखते हैं? नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से जो है डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है, ठीक है। इससे हमें पता क्या चलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उसमें प्राइस चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है करंट प्राइजेस जो है नॉमिनल जीडीपी में है और इन्फ्लेशन माइनस करके प्राइजेस जो हैं वो रियल जीडीपी में आ गए। फोर्थ, रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी का रेशियो। अब यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं इसको। और आप जब हरियाणा पीसीएस का एग्जाम दोगे तब आप इतनी जल्दी में रहोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको फटाफट से पढ़ के इसे आगे निकलना है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड हो जाएंगे। रॉक सॉलिड करने के लिए आप राष्ट्रपति IAS ज्वाइन करिए। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी,
इस पे अगली साल भी क्वेश्चन आएगा, इस साल भी क्वेश्चन आया था, हर साल क्वेश्चन आता है। तो हम आपको जो है स्पॉट फिक्स करने में हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बहुत लोग पढ़ा देते हैं, पर कोई ये बताता है क्या कि इस साल कौन से प्रश्न आएंगे? हम बताएंगे। आप ज्वाइन करिए राष्ट्रपति IAS का कोर्स। ऐसे ही PYQs और अन्य सेशंस के लिए लॉग इन करिए राष्ट्रपति IAS के YouTube चैनल पे। थैंक यू। इसका आंसर 1 2 3 है वैसे। थैंक यू।